बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 13 साल यतीम थी जब मेरी शादी गांव के एक पहलवान से कर दी गई। शादी के बाद जब वो कमरे में आया तो मैं उसे देखकर डर गई और रोने लग गई। वो समझ गया कि मैं उससे डर रही हूँ तो मुझे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। ये रस्सी लो और हर रात मुझे इससे बांधना ना भूलना, वरना इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं हर रात ऐसा ही करती। एक रात मैं कमरे में देर से आई तो वो सो रहा था। इस डर से कि शौहर जाग न जाए मैं रस्सी बांधना ही भूल गई। जो ही 1 बजा तो जान निकल गई। मेरा नाम आयशा है। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिद टेलर का काम करते थे और वालिदा गवर्नमेंट टीचर थी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन थे। मैं अम्मी से ज़्यादा अब्बू के साथ अटैच थी। अब्बू मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे। वो बचपन ही से मेरी हर जिद पूरी किया करते थे। अम्मी अक्सर अब्बू को बोला करती कि आयशा को सर पर इतना मत चढ़ाओ, आप इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो, कल को इसने बड़ी भी तो होना है। और अब्बू अक्सर अम्मी की इस बात से चिढ़ जाया करते थे। वो कहते कि हम दोनों बाप बेटी के प्यार से जेलस होती हो तुम। हमारी एक ही तो बेटी है, अगर मैं इसकी जिद पूरी नहीं करूंगा तो फिर मेरे कमाने का क्या फ़ायदा। ज़्यादातर अब्बू मुझे अम्मी के स्कूल चले जाने के बाद अपने साथ दुकान पर ही रखते थे। जब मैं 5 साल की हुई तो मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल का पहला दिन था। छुट्टी के टाइम मैंने अम्मी के साथ घर जाने से मना कर दिया। स्कूल के गेट से बाहर मैं जिद करके बैठ गई कि अब्बू लेने आएंगे तो ही मैं घर जाऊंगी। उस दिन अम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अब्बू मुझे लेने आ गए। उनको देखते ही मैं अब्बू की टांगों से लिपट गई और रोने लगी। अब्बू ने फौरन मुझे अपने सीने से लगाया और बोले, आयशा बेटा क्या हुआ है, इस तरह क्यों रो रही हो। तो अम्मी बोली, मैंने मारा है, आपने जैसे इतना जिद्दी कर रखा है। जिद कर रही थी कि मैं अब्बू के साथ ही जाऊंगी। अब्बू ने मुझे गोद में उठाया, रास्ते में मेरी पसंद की चीज़ें मुझे दिलवाई, जिससे मैं अम्मी का थप्पड़ भूल गई और खुश हो गई। लेकिन मेरी वो खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। जब एक दिन अब्बू को किसी की कॉल आई कि आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। मेरे अब्बू का आबाई गांव सखर था। अम्मी की नौकरी की वजह से हमें सियालकोट शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मेरे नलियाल वाले सियालकोट के रहने वाले थे और शादी से पहले अम्मी सियालकोट में ही जॉब करती थी। तो उन्होंने अब्बू को फोर्स किया कि हम सियालकोट में ही रहेंगे। मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। मजबूरन अब्बू को भी सखर छोड़कर सियालकोट आना पड़ा। मेरी दादी अब्बू के सियालकोट जाने पर खुश नहीं थी। वो अपने बेटे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन अब्बू भी अम्मी के हाथों मजबूर थे और वो अपनी रोती हुई माँ को छोड़कर अम्मी के साथ सियालकोट शिफ्ट हो गए। अब्बू को सियालकोट से आए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था। इस दौरान अब्बू सिर्फ एक मरतबा दादी से मिलने के लिए गए। दादी की लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी अब्बू वहाँ नहीं रुके और सियालकोट वापस आ गए। कभी कभार अब्बू चाचू के पास फ़ोन करके घर वालों की खैर खैरियत मालूम कर लिया करते थे। अब्बू की याद में रो रो कर दादी की आंखों की बीनाई चली गई। अब्बू को किसी ने भी ना बताया। अब्बू के सखर में ना रहने की वजह से चाचू लोगों ने अब्बू को बहुत पराया कर दिया था। कुछ भी हो जाता वो लोग अब्बू को कभी कुछ नहीं बताते थे। एक दिन जब अब्बू दुकान पर थे तो अब्बू को किसी की कॉल आई कि दादी इंतकाल कर गई हैं। कॉल किसी रिश्तेदार ने की थी। ये खबर सुनने के बाद अब्बू ज़ारो क़तार रोने लगे। एक तो उन्हें अपनी माँ के चले जाने का दुख था और दूसरा ये दुख था कि उन्हें अपने सगे भाइयों ने नहीं बल्कि दूसरों ने दादी के इंतकाल की खबर दी है। ये सब सोच सोच कर अब्बू का दिमाग चकराने लगा। वो जल्दी से सखर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। अब्बू ने अम्मी को साथ चलने के लिए कहा तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शुरू से ही अम्मी की दादी से नहीं बनती थी। मैं अब्बू के सखर जाने पर बहुत उदास थी, क्योंकि मैं कभी भी अपने अब्बू के बगैर नहीं रही थी। अब्बू मुझे प्यार करते हुए बोले, आयशा बेटा मैं जल्द आ जाऊँगा। मुझे आज भी अब्बू का वो चेहरा याद है जब उन्होंने घर के दरवाजे से निकलते हुए मुड़कर मेरी तरफ देखा था। अब्बू को सखर गए हुए भी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे जब चाचू की कॉल अम्मी के पास आई तो वो बोले कि भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद अम्मी थी जैसे सकते में आ गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से अम्मी को संभाला। अम्मी ने फ़ोन करके मामू को बताया तो उन्होंने हमारे जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। हमारा सारा सफ़र रोते हुए गुजरा। जब हम दादी के घर पहुँचे तो अब्बू की मैयत देखकर हम माँ बेटी पर गम के पहाड़ टूट गए। मेरे लिए एक गम के बाद ये दूसरा गम था। पहले मैंने अपनी दादी को खोया, जिनका प्यार मैंने कभी देखा ही नहीं था, और अब अब्बू का गम, जिसने हमें निढाल कर दिया था।
हम 3 दिन वहां रहने के बाद वापस घर आ गए। किसी ने भी हमें वहां रुकने के लिए नहीं कहा था। अब्बू के चले जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत बदल गई थी। अब्बू के चले जाने के बाद अम्मी ना सिर्फ स्कूल में पढ़ाती बल्कि घर में बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, जिससे हमारा गुजर बसर हो रहा था। अब्बू के होते हुए अम्मी को किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी अम्मी पर आन पड़ी थी। एक दिन जब मैं और अम्मी स्कूल से वापस आ रही थी तो गली के नुक्कड़ पर हमें मालिक मकान मिला। वो अम्मी से बोला कि मुझे घर का रेंट आज और अभी चाहिए। जब अम्मी ने उससे कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं दे दूंगी, तो वो बदतमीजी पर उतर आया। वो बोला मेरा घर खाली कर दो। जैसे तैसे करके अम्मी ने उसे घर का किराया दिया। अम्मी की एक दोस्त ने अम्मी को मशवरा दिया कि क्या तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम कोई छोटा घर क्यों नहीं रेंट पर ले लेती, ताकि तुम्हें किराया देने में भी आसानी हो। इस तरह हम वो घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, जो बिल्कुल छोटा सा था। इस घर का मालिक और उसका बेटा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। अम्मी जानती थी कि वो शरीफ इंसान नहीं है, इसीलिए अम्मी जहाँ कहीं भी जाती मुझे अपने साथ ही रखती थी। बाज़ दफ़ा तो वो मुझसे इतना चिढ़ जाती कि गुस्से में बोलती तेरा बाप तुझे भी अपने साथ ही ले जाता। अम्मी ने मुझे ज़माने की गर्म हवाओं से बचा कर रखा हुआ था। अब्बू के चले जाने के बाद मेरे चाचू लोगों ने हमारा हाल तक न पूछा था। अम्मी के अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में हम माँ बेटी दोनों तन्हा थे। जब कभी अम्मी मुझे तन्हा घर छोड़कर जाती तो एक अजीब सा खौफ हमेशा उनके साथ रहता था। एक दिन बैठे बैठे पता नहीं अम्मी के दिमाग में क्या बात आई कि वो मुझसे बोली, आयशा, मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फर्ज से आज़ाद होना चाहती हूँ। तुम्हारा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा। मैं अकेली बेवा औरत तुम्हारी कब तक जिम्मेदारी उठाऊंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह कर दूँ, ताकि तुम्हारा शौहर तुम्हारा निगहबान हो और मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी अकेली रह लूँगी। अम्मी ने मेरे रिश्ते की बात चलाई तो साथ वाली हमसाई ने बताया कि अलीपुर चट्ठा गांव में एक पहलवान का रिश्ता है। अगर तुम कहती हो तो मैं बात चलाऊं। मैं यतीम थी तो वो मुझ पर तरस खा रही थी। अम्मी ने कहा कि तुम लड़के वालों को कहो कि वो आकर आयशा को देख जाए। अगर आयशा उन लोगों को पसंद आ गई तो फिर मैं जाकर लड़का दिखाऊंगी। हमसाई बोली, लड़का देखने की क्या ज़रूरत है, लड़का तो हीरा है, ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी शादी है, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी। इस उम्र की लड़कियां तो खिलौनों के साथ खेलना पसंद करती हैं। मैं खामोश रही क्योंकि मैं खुद को अम्मी पर बोझ समझने लगी थी। लड़के वाले मुझे देख कर गए तो मैं उन्हें पसंद आ गई। मेरे निकाह में सिर्फ 5 लोगों ने शिरकत की। इस तरह मैं अपनी माँ को दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर ना चाहते हुए भी सियालकोट से अलीपुर चट्ठा चली गई। जब मेरी नज़र मेरे शौहर पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरा निकाह उस पहलवान से कर दिया गया। मैं किस्मत को कोसती या माँ को, जिसने इतनी कम उम्र में मेरी शादी कर दी। जब मैंने उस घर में कदम रखा तो मुझे अपनायत का एहसास हुआ। मेरी सास मुझे कमरे में ले गई। वो मुझे कमरे में छोड़ने के बाद कमरे से बाहर चली गई। मैं डर और खौफ के मारे खुद में सिमट कर बैठी हुई थी। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो मैं उसे देखकर डर गई और रोने लगी। वो समझ गया कि मैं उससे डर रही हूँ। वो मेरे पास आकर बैठा और मुझे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। ये रस्सी लो और हर रात मुझे इससे बांधना ना भूलना, वरना इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं जो पहले ही डर और खौफ के मारे बैठी हुई थी, अब तो डर के मारे मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा कि पता नहीं ये ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर, मैं उठी, रस्सी पकड़ी और कांपते हुए हाथों के साथ अपने शौहर को बांधने लगी। शौहर को बांधने के कुछ देर बाद वो सो गया, लेकिन सारी रात मैंने बैठकर गुजारी। मेरे जहन पर एक ही बात सवार थी कि पता नहीं उसको ना बांधने से क्या होगा। दूसरी तरफ मुझे सारी रात नींद ना आई। अगली सुबह जब मेरी सास और मेरी नंदों ने मुझे देखा तो वो बोली, क्या तुम सारी रात रोती रही हो, जो तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं? मैं कुछ भी ना बोली। मेरा शौहर जो पास ही खड़ा था उसने नजरें झुका दी। अब तो ये रोज का मामूल हो चुका था। जब भी मेरा शौहर कमरे में आता तो मैं उसे रस्सी से बांध देती। उसने मुझे कभी भी खुद को बांधने से नहीं रोका था, बल्कि जब भी मैं उसे बांधने लगती तो वो खुद अपने हाथ आगे कर लेता। उसे बांधते हुए मुझे उस पर तरस आता, लेकिन मैं क्या करती? इस बात का किसी को भी नहीं पता था कि मैं अपने शौहर को
हर रोज रात को रस्सी से बांध देती हूँ। एक दिन जब मेरी नन मेरे कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वो रस्सी वहां पड़ी हुई देखी तो मुझसे पूछने लगी, आयशा, ये रस्सी यहाँ क्या कर रही है? मैं चुप कर गई। उसके दोबारा पूछने पर मैंने लाइल्मी का इजहार कर दिया, जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो। उसने वो रस्सी उठाई और बाहर फेंक दी। मैं बहुत परेशान थी। एक खौफ था जो मेरे सर पर मंडला रहा था। शाम के वक्त मेरा शौहर घर आया तो मैंने उसे बताया कि आपकी बहन ने रस्सी घर से बाहर फेंक दी है। तो वो बोला, तुम परेशान मत हो, स्टोर रूम में ऐसी बहुत सी रस्सियां पड़ी हुई हैं जिनसे तुम मुझे बांध सकती हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इस बारे में घर के किसी भी फर्द को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बोली, जी नहीं बताऊंगी। मेरी शादी को तकरीबन साल होने वाला था। मैं अपनी नंदों के साथ घर के कामकाज में उनका हाथ बटाती थी। गांव में काम ज्यादा होता है, इसी वजह से रात को मैं इस कदर थक जाती थी कि मुझे अपनी होश भी नहीं रहती थी। एक रात मैं कमरे में देर से आई तो वो सो रहा था। इस डर से कि वो जाग ना जाए मैं रस्सी बांधना भूल गई। बिस्तर पर लेटते ही मैं नींद की वादियों में चली गई। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि रस्सी ना बांधने की कितनी बड़ी सजा मुझे चुकानी पड़ेगी। मैं आराम सुकून की नींद सो रही थी। जब रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम था तो मुझे अपनी गर्दन पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। मैंने जल्दी से आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथों की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि मैं उठ न सकी। मैं बेयकीनी से उस शख्स की तरफ देख रही थी जो मेरा हमसफर था, लेकिन मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था। मैंने खुद को उसके हाथों से आज़ाद करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। उसकी तरफ देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसने कोई नशा आवर चीज़ खाई हो। कुछ देर के बाद उसने खुद ही मुझे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और आंखें मूंद कर एक तरफ सो गया। मैं बैठी कितनी ही देर रोती रही। मुझे पता ही न चला कि कब सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास मेरी तरफ देखकर बोली, आयशा बेटा, तबीयत ठीक है ना? तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। उनके इतना कहने पर ही मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक ना पाई। तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बोली, अब बताओ क्या बात है? क्या किसी ने कुछ कहा है या किसी की कोई बात बुरी लगी है? तो बताओ मुझे। मैंने उनको बताया कि उनके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। वो मुझे जान से मारने पर तुला हुआ था। ये सब सुनने के बाद मेरी सास बहुत परेशान हो गई। मेरी सास बोली, तुम फिक्र न करो, मैं उससे बात करूंगी कि उसने ये क्या हरकत की है। मैंने कहा, नहीं माँ जी, आप उनसे बात नहीं करेंगी। मुझे बहुत डर लगता है, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो वाकई मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद ही उनसे बात करूंगी। लेकिन रात को जब जमील कमरे में आए तो मेरी उनसे पूछने की हिम्मत ही न हुई। कमरे में आने के बाद मैंने उन्हें रस्सी से बांधा। उनका रवैया मेरे साथ ऐसा था कि जैसे कोई बात ही ना हुई हो। मैं हैरान थी कि ये शख्स इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, जबकि इसने रात में मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर क्यों मेरा शौहर मुझे खुद को बांधने के लिए कहता है। इसी कश्मकश में मुझे पता ही न चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो मेरा शौहर अपनी जगह बेखबर सो रहा था। जब मैं रस्सी खोलने के लिए उसके पास गई, रस्सी खोलते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैं बेसाख्ता उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। मैं सोचने लगी कि यह इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है जो इतना मासूम है। ज़रूर कोई और बात है जो मैं समझ नहीं पा रही। इतनी देर में मेरे शौहर की आंख खुल गई। वो मुझे अपने करीब देखकर मुस्कुराया और बोला, लगता है आज मेरी छोटी सी बीवी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, जो मेरी तरफ इतने प्यार से देख रही है। मैं एकदम से उठकर खड़ी हो गई तो वो बड़े प्यार से मुझे अपने करीब करते हुए बोला, क्या बात है, तुम कुछ दिनों से मुझे परेशान लग रही हो। क्या घर में कोई बात हुई है? देखो, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जो भी बात हो मुझसे किया करो, उदास मत रहा करो। तुम्हारे चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपने डर की वजह से मैं अपने शौहर को कुछ भी न बता सकी कि कल रात उसने मेरे साथ क्या किया है। वो मेरा हाथ हिलाते हुए बोला, किन सोचों में गुम हो गई हो तुम? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, और फिर मैंने क्यों परेशान होना है? इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा दिल अम्मी से मिलने के लिए उदास था। मैं अपनी सास की इजाज़त लेकर अपने शौहर के साथ अम्मी के घर चली गई। मेरी शादी के बाद अम्मी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। कोई भी उनकी देखभाल के लिए नहीं था। खैर, हम एक रात के लिए वहाँ गए थे। मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना खाने के बाद मेरा शौहर सोने के लिए कमरे में चला गया।
मैंने जल्दी से सारे बर्तन समेटे और किचन में धोने के लिए बैठ गई। किचन का काम समेटते हुए मुझे काफ़ी वक्त लग गया। किचन से फारिग होकर मैं अपनी अम्मी के पास जा बैठी ताकि उनसे अपने दिल की बात कर सकूं, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। जब मैंने सारा वाक़या अपनी अम्मी को बताया तो वो सुनकर बहुत परेशान हुई और बोली, आयशा, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। मैंने अम्मी को मना कर दिया कि वो तो खुद परेशान है कि मेरे शौहर ने ऐसा क्यों किया, आखिर इसकी क्या वजह है। मैं अम्मी पर कंबल देती हुई बोली, अच्छा अम्मी, अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। लेकिन जब कमरे में गई तो कमरे की पूरी हालत बिगड़ी हुई थी। कोई चीज़ भी अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मेरा शौहर हर चीज़ उठाकर ज़मीन पर फेंक रहा था और मैं बुत बनी उसकी जानिब देखे जा रही थी। मेरी समझ से बाहर था कि वो ये सब क्या कर रहा है। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मेरी तरफ लपका। मैं वहाँ से भागते हुए कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। अम्मी जो सो रही थी एकदम से उठकर बैठ गई और बोली, आयशा बेटा, क्या हुआ है। मैं इस कदर सहमी हुई थी कि मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। काफ़ी देर में दरवाजे के आगे खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा न खटखटाया। आधी रात के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो चारपाई पर सोया हुआ था। मुझे उससे इस कदर खौफ आ रहा था कि मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो रात मैंने दरवाजे के साथ टेक लगाकर और बैठकर गुजारी। सुबह होते ही मैंने अम्मी से इजाज़त ली और अपने ससुराल अपने शौहर के साथ आ गई। फिर से वही सूरत हाल थी। उसका रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे गुज़िश्ता रात कुछ हुआ ही ना हो। मैं इस कदर परेशान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे अपने दिल का हाल बताऊं कि मेरे साथ क्या बीत रही है। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात की कि क्या आपका बेटा शादी से पहले भी ऐसी हरकतें करता था जैसी कि आप करता है। वो कहने लगी, बेटी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसने कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं की। मेरा बेटा किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो खुद परेशान हूँ कि वो ऐसा क्यों करता है। मैं बोली, माँ जी, क्यों ना उन्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए, शायद हमें पता चल सके कि वो ये सब क्यों करते हैं। क्या उनका कोई दिमागी मसला है या इसकी कुछ और वजह है। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में मेरा शौहर मेरे सर पर आन खड़ा हुआ और बोला, किसके दिमाग के मसले की बात कर रहे हो तुम लोग। इतना सुनने की देर थी कि मेरा रंग फक हो गया कि अगर मेरे शौहर ने हमारी बातें सुन ली हुई तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो तो खुदा का शुक्र है कि मेरी सास ने बात टाल मटोल कर दी, वरना पता नहीं उस दिन क्या होता। वहशत के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं जल्दी से उठकर कमरे में चली गई। रात हुई। सारे काम निपटाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो मेरा शौहर बेचैनी से टहल रहा था। मुझे देखकर वो एकदम रुक गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जब उसके करीब गई तो वो मुझसे बोला, आयशा, मुझे नींद आ रही है, जल्दी से रस्सी लो और मुझे बांध दो। मैं उसे बांधने के बाद अपनी सास के कमरे में गई। मेरी सास खुद अपने बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। उनकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है और फिर करके भूल भी जाता है। मैं अपनी सास से बोली, माँ जी, क्यों न अदील को शहर किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। हो सकता है कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो जो इलाज करवाने से ठीक हो जाए। तो वो बोली, आयशा बेटा, ठीक है, मैं अदील से बात करूंगी। बहुत जल्द हम अदील का चेकअप करवाने के लिए शहर जाएंगे। माँ जी के ऐसे कहने पर मुझे बहुत सुकून सा महसूस हुआ। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी भी मेरी कोई बात नहीं टाली थी। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझती थी। दूसरी रात को जब अदील घर लौटा तो मेरी सास ने उससे दबे लफ्ज़ों में बात की कि मैं तुम्हें डॉक्टर से चेक करवाना चाहती हूँ। तो वो एकदम से गुस्से से उछल पड़ा कि मुझे क्या है जो आप मुझे डॉक्टर से चेक करवाएंगी। मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप मेरा चेकअप करवाना चाहती हैं। मुझे नहीं जाना किसी भी डॉक्टर के पास। मैं दरवाजे के बाहर खड़े ये सब सुन रही थी। जब वो बाहर निकलने लगा तो मैं माँ जी के कमरे में गई। माँ जी मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, आयशा बेटा, मैंने उससे बात की है, वो मेरी बात नहीं मान रहा। हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरी कोई बात टाली हो। पता नहीं अब अदील ऐसा क्यों हो गया है। आयशा बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैं बोली, जी माँ जी कहिए। तो वो बोली, तुम ही हो जो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मना सकती हो। तुम उसकी बीवी हो, उसकी शरीक हयात हो। तुम्हारी बात वो ज़रूर मानेगा और फिर जो बात प्यार से मनवाई जाए उससे कभी कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मैं बोली, माँ जी, मुझे अदील से बहुत खौफ आता है।
मुझे तो हर वक्त यही खटका लगा रहता है कि कहीं वो मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे। मैं बात कैसे कर सकती हूँ? अगर उसने गुस्से में आकर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? माँ जी बोली, बेटा मैं हूं ना, कुछ नहीं होता। तुम आज ही अदील से बात करो, कल सुबह होते ही हम शहर के लिए निकल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम उससे प्यार से कहोगी तो वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं टालेगा और शहर जाने के लिए राजी हो जाएगा। मैंने अदील से बात करने के लिए हामी भर ली। अदील से बात करने के लिए जब मैं कमरे में गई तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। मैं उसे ढूंढती हुई टीवी लाउंज में आ गई। वो सोफे पर बैठा था, पता नहीं किन सोचों में गुम था। मेरी आहट सुनकर वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, क्या बात है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं बोली, वो माँ जी चाहती हैं कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाएं। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ? मैं बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आखिर चेकअप करवाने में क्या हर्ज है? तो वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, मैं अपनी बीवी की बात कैसे टाल सकता हूँ? तो वो मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, ठीक है, मैं अपनी बीवी की बात कैसे टाल सकता हूँ? माँ जी से कहना कि तैयार रहें, सुबह हम चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे मैं और अदील डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल पड़े। माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो हमारे साथ न चल सकी। डॉक्टर फरहान शहर के बहुत मशहूर और अच्छे डॉक्टर थे। हम उनकी क्लिनिक गए। हम वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। जो ही हमारा नंबर आया, मैं और अदील डॉक्टर के कमरे में गए। जाते ही डॉक्टर ने हमारा मसला पूछा, जो कि अदील के बजाय मैंने बयान किया। तो अदील हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने डॉक्टर को बताया कि एक रात अदील ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि वो अगली सुबह बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने कुछ बातें अदील से भी पूछी। मैंने डॉक्टर को ये भी बताया कि मैं हर रात अदील को एक रस्सी से बांधती हूँ। एक दिन मैं इसे बांधना भूल गई तो पता नहीं क्यों अदील मेरा गला दबा रहा था। डॉक्टर ने हम दोनों की बात सुनने के बाद बताया कि आप टेंशन मत लें, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इनको नींद में चलने की बीमारी है। नींद में उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ जो आप बाकायदगी से इन्हें देते रहना, और अब इन्हें रस्सियों से बांधने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस दवाई के एक दिन के इस्तेमाल से आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। हम दोनों डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए क्लिनिक से बाहर आ गए। तो मेरे शौहर बोले, अगर हम शहर आ ही गए तो चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल से खाना खिलाता हूँ। खाने के दौरान अदील मुझसे बोला, आयशा, क्या वाकई मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को कोसता रहता। मैं बोली, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने कौन सा जानबूझकर ऐसा किया था? खाना खाने के बाद हम गांव जाने वाली बस में बैठ गए। जब हम घर पहुंचे तो माँ जी बड़ी बेसब्री से हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने माँ जी को तसल्ली दी कि डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद माँ जी बहुत खुश हुई। वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो सका है। अल्लाह ताला तुम जैसी बहू हर किसी को दे। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अब अदील पहले से बहुत बेहतर है। नींद में चलने की आदत तो उन्हें अभी भी है, मगर वो अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते जिससे कि मुझे तकलीफ हो। अब मैंने उन्हें कभी रस्सी से भी नहीं बांधा। मैं अब खुद को महफूज महसूस करती हूँ। ऐसा नेक और अच्छा शौहर मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।